हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑनलाइन मोड में काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि एवीएस का जो सिलेबस है आपका सीटेट का, उसी पे सारे क्वेश्चंस बेस हैं। और इस बार जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, चूँकि मल्टी पेपर्स बनाए गए हैं तो क्वेश्चन थोड़ा वेरीड करके आ रहे हैं। तो चूँकि अगर आपने सिलेबस को कवर किया तो नियर अबाउट कहीं ना कहीं आप इन सारे क्वेश्चंस को टच किए होंगे, तो वे सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस से ही हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे आए तो जरूर चैनल से अपडेट रहें ताकि न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये टोटल आपके 15 क्वेश्चन हैं। इसका आपको PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे अभी हम फिलहाल 15 क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपके रिस्पॉन्सेज अच्छे हुए तो नेक्स्ट फिर 15 क्वेश्चंस करके हम टोटल 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फिलहाल है इंग्लिश में, लेकिन हम इसको समझते हुए चलेंगे इजी लैंग्वेज में ताकि कोई डिफिकल्टी ना हो आपको समझने में। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एवीएस एड्रेस एनवायरमेंटल इशूज बाय यूजिंग द कंटेंट्स एंड मेथड्स ऑफ। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एवीएस का जो एनवायरमेंटल एड्रेस है, यानी एवीएस में हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं और एवीएस का जो कंटेंट होता है वो किस तरह का बेस होता है, उसके अंदर बच्चों को नॉलेज किस तरह का हम देते हैं। तो अगर देखेंगे यहाँ पे साइंस एंड सोशल साइंस हो गया, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल एजुकेशन साइंस। और फोर्थ अगर देखेंगे यहाँ पे डी का ऑप्शन, तो ये बिल्कुल सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सूटेबल ऑप्शन है कि इसमें क्या कहा जा रहा है, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल एजुकेशन, इन सारी चीज़ों को इसमें कवर कर लिया है। इट्स मीन कि ये ऑप्शन आपका बेस्ट होगा। इसमें आपका साइंस हो जाएगा, सोशल साइंस, एनवायरमेंट में होता क्या है, ओवरऑल चीज़ों को मर्ज करके बच्चों को पढ़ाते हैं। साइंस के बारे में पढ़ाते हैं। साइंस का मतलब क्या है, बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। सोशल साइंस समाज से जोड़ करके, एनवायरमेंटल एजुकेशन की बच्चा किस एनवायरमेंट से रिलेट करता है उसके बारे में भी यहाँ पे पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रूट्स एंड प्लांट्स। तो इसमें कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एक ऐसा फंक्शन है जो रूट और प्लांट का फंक्शन नहीं, यानी कह सकते हैं रूट जो हमारी जड़ें होती हैं और प्लांट्स जो पौधे होते हैं, उनमें से कौन सा एक ऐसा है जो रूट्स और प्लांट्स के फंक्शन को, यानी काम को अंजाम नहीं देता है, काम को फुलफिल नहीं करता है। तो स्टोरिंग फूड ये बिल्कुल होता है खाने को, चूँकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपने ग़िज़ा जो है डाइट खुद ही न्यूट्रिशन बनाते हैं। तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। प्रोवाइडिंग ह्यूमस, इस पर भी गौर फिक्र करेंगे हम। गिविंग सपोर्ट टू द प्लांट, बिल्कुल ये रूट जो होते हैं आपको बिल्कुल प्लांट को सपोर्ट करते हैं, ये उनको स्ट्रेंथ पहुंचाते हैं। एब्जर्विंग वाटर एंड मिनरल्स, बिल्कुल ये वाटर को भी ऑब्जर्व करते हैं और मिनरल्स को भी ऑब्जर्व करते हैं। चीज़ों को ऑब्जर्व करने के साथ साथ आपका जो यहाँ पे राइट हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, प्रोवाइडिंग ह्यूमस। प्रोवाइडिंग ह्यूमस, ह्यूमस कहते किसे हैं, ह्यूमन का मतलब क्या होता है, डेड लीव, ठीक है, यानी कह सकते हैं जो बेजान चीज़ें होते हैं, निर्जीव चीज़ें होती हैं, उसे बोलते हैं। तो ये निर्जीव चीज़ों पर कुछ काम नहीं करता, बल्कि ये जो लिविंग चीज़ें हैं उस पर ये बेस होता है। तो स्टोरिंग फूड, अगर आपका जो प्लांट या रूट लिविंग है तभी वो काम करेगा। गिविंग सपोर्ट टू प्लांट्स, अगर वो लिविंग है तभी सपोर्ट करेगा। एब्जर्विंग वाटर एंड मिनरल्स, कह सकते हैं पानी और जो मिनरल्स है उसको एब्जर्व करना, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो लिविंग आपके फंक्शंस हों, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ये प्रोवाइडिंग ह्यूमस, तो ह्यूमस जो है यानी डेड चीज़ों को ये प्रोवाइड नहीं करता है, तो बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन इज़ वन ऑफ द indicators of assessment, which of the following is the most appropriate way of assessing experimentation indicator। तो कहा जा रहा है कि एक्सपेरिमेंट जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है किसका, असेसमेंट का, ठीक है। तो असेसमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इनमें से कौन सा एक बेस्ट ऑप्शन होगा जिसके थ्रू हम बच्चों के किए हुए एक्सपेरिमेंट का असेस कर सके, उसका मूल्यांकन कर सके। तो पिक्चर रीडिंग, यानी बच्चों को पिक्चर दिखा के उसको रीड करवा के इसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं, या क्रिएटिव राइटिंग के थ्रू हम करवा सकते हैं, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, यानी बच्चा जो बना के लाया है उसको हम डेमोन्स्ट्रेट करके या फिर उसका मुजाहरा करके उसका हम असेसमेंट कर सकते हैं, या फिर हैंड्स ऑन क्रिएटिविटी। हैंड्स ऑन क्रिएटिविटी एक तरह का बिल्कुल रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, बहुत ही अच्छा ये एक्टिविटी माना जाता है। तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। हैंड्स ऑन क्रिएटिविटी जो है ये बच्चे के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग को डेवलप करता है और ये बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। तो इस वजह से आपका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हैंड्स ऑन क्रिएटिविटी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, द नेबर स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु आर, ठीक है। तमिलनाडु के नेबर स्टेट्स कौन कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे बिल्कुल अगर हम देखते हैं ABCD, तो इसमें से क्या होगा, चलिए इसको हम मैप के थ्रू समझ लेते हैं। मैप में देख लेते हैं, चूँकि हमारा जो तमिलनाडु लोकेट है वो साउथ में लोकेट है। तो आई होप कि सभी को आपको दिख रहा है, वही दिखाऊँगा जितना हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पर आपका तमिलनाडु लोकेट है, ठीक है। और इसके नेबर स्टेट्स क्या क्या हो जाएंगे, आपका केरला हो जाएगा, ठीक है, केरला है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश। केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आपको पता चल गया कि ये इसके नेबर स्टेट्स। अब आपको देख लेना केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश किस में, वही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
तो ऑप्शन 1 ही में आपको ये मिल जाएगा, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो बिल्कुल ये आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपका मैप क्लियर है तो आपका 2, 4, 5 क्वेश्चन आराम से आप एक्सेस कर सकते हैं, गलती करने से बच सकते हैं। शर्त है कि आप मैप को बिल्कुल सही से समझ के रखें। ये मैप आपको ये मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका PDF लिंक दूंगा, वहाँ पे मिल जाएगा। अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप जाके गूगल से भी निकाल के इसको आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कुडुक। कुडुक इज़ अ लोकल लैंग्वेज ऑफ द पीपुल ऑफ। कुडुक ये एक लोकल लैंग्वेज है। ये कहाँ के लोग कुडुक लैंग्वेज को बोलते हैं ये बताना है। मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या राइट आंसर होगा? तो बिल्कुल यहाँ पे अगर देखते हैं कुडुक जो है वो झारखंड के जो लोकल लोग हैं, लोकल ज़बान है, मतलब कह सकते हैं ना कि हमारे गांव में जो ज़बान बोली जाती है या आम लैंग्वेज, जो कॉमन लैंग्वेज होती है अपने मतलब से सोसाइटी में कम्युनिकेशन के लिए, तो ये बिल्कुल झारखंड की ये कॉमन लैंग्वेज है, झारखंड के लोग इसको बोलते हैं। तो बिल्कुल ये आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एज पर NCF 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ EVS। तो यहाँ पे ये EVS के कुछ स्पेसिफिक थीम्स हैं, कुछ थीम है, कुछ सब थीम है, इसे भी आप बिल्कुल देख के रखें। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सा EVS का थीम है या इनमें से कौन सा EVS का सब थीम है या कौन सा सब थीम नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप बिल्कुल यहाँ गलत कर देंगे। तो अगर यहाँ पे थीम हम देखें तो बिल्कुल यहाँ पे जो थीम होगा ये आपका वेदर नहीं है, एनर्जी नहीं है, सोलर सिस्टम नहीं है, बिल्कुल फूड आपका एक थीम है। तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थीम के बारे में बिल्कुल आप देख के जाएं। और अगर सोचना है कि थीम पे सिर्फ एक वीडियो बन जाए तो आप कमेंट करें, मैं थीम पे एक वीडियो, थीम और सब थीम पे वीडियो बना दूंगा और थोड़ा बहुत उस पर डिस्कस कर दूंगा कि थीम के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, सब थीम के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, फैमिली किसके अंदर आता है, एनिमल किसके अंदर आता है, ये सारी चीज़ों पर मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगा ताकि आपको थीम से रिलेटेड आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे राइट आपका 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वर्ली इज़ अ ट्रेडिशनल आर्ट फ्रॉम इट इज़ इन विच स्टेट। वर्ली एक तरह का ट्रेडिशनल फॉर्म है या कह सकते हैं कि एक तरह का ये कल्चर माना जाता है। कहाँ किस स्टेट का ये कल्चर है या किस जगह का ये फॉर्म है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस तमिलनाडु है, केरला है, महाराष्ट्र, बिहार। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये वर्ली है, ये आपका महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल आर्ट है। तो बिल्कुल यहाँ पे C जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज टर्म्ड एज कोल्ड डिजर्ट। मतलब कोल्ड डिजर्ट किसको कहा जाता है हमारे देश में? कोल्ड डिजर्ट किसको कहा जाता है? लद्दाख को, लेह को, ओटी को या मनाली को। तो ये एक तरह का मतलब कोल्ड जोन, सारे कोल्ड जोन ये माने जाते हैं। इनमें से कोल्ड डिजर्ट के नाम से बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन बनता है कि कोल्ड डिजर्ट किस जगह को हम कहते हैं या किस जगह को टर्म दिया गया कोल्ड डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो लद्दाख को कोल्ड डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है तो इस वजह से कोल्ड डिजर्ट आपका ठीक है माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि क्लियर देखें। आई होप कि क्लियर दिख भी रहा होगा, ऑडियो वगैरह क्लियर होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपडेट रहें। बहुत सारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव चैनल ये आपको है फ़ायदा यहाँ से होगा। और अदर सब्जेक्ट्स पे वीडियो बने हुए हैं, उर्दू लैंग्वेज पे वीडियोस बने हुए हैं, उसे आप जाकर प्ले लिस्ट में देखें। बहुत सारे काम की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सीड। सीड इनमें से कौन सा एक नहीं है, ठीक है। तो ब्लैक पेपर जिसको काली मिर्च कहते हैं, व्हीट गेहूँ, ठीक है, एनीजीड, ये सारे के सारे आपके जो हैं ये बीज हैं। सैगो जो है ये बीज नहीं बल्कि एक तरह का ये फूड माना जाता है। तो फूड जो होता है वो कुकिंग करने के बाद ये आपका फूड तैयार होता है, तो ये आपका बीज नहीं होगा। नेचुरली जो चीज़ें होती हैं उसे हम बीज बोलते हैं। तो सैगो जो आपका ये बीज नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय स्टैग्नेंट वाटर। इनमें से कहा जा रहा है कि कौन सी एक ऐसी बीमारी होती है जो पानी अगर कहीं जमा हो जाता है तो उससे कौन सी बीमारी हो सकती है, ठीक है। मान लेते ये गड्ढा है और इसमें कहीं पानी जमा हो गया, बहुत दिन तक पानी ये रहा, तो उससे कौन सी बीमारी फैल सकती है ये बताना है कि स्टैग्नेंट वाटर से कौन सी बीमारी होती है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे चिकन पॉक्स है, निमोनिया है या फिर मलेरिया है या फिर पोलियो। तो 10 में राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से ऑलरेडी आ चुके हैं या फिर जो नहीं आए हैं तो इस बार तो आने के बिल्कुल 100% चांसेस है, इसलिए कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनाने पड़ रहे हैं। तो सारे क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं देखने को मिला। आज तक जितना सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, यानी 2011 से लेकर आज तक जितना सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उससे कहीं ज़्यादा
इस बार अकेले सीटेट के पेपर्स बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। पक्का है कि इन 50 में से क्वेश्चंस आपके टकराएंगे, एवीएस के बाहर नहीं जाने हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका क्या राइट हो जाएगा, मलेरिया, बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। स्टैग्नेंट वाटर से यानी जमे हुए पानी से जो बीमारी होती है वो मलेरिया की बीमारी होती है। वहाँ से क्या होता है, मच्छर जो आपके मॉस्किटोज होते हैं, मॉस्किटोज यहाँ से पैदा होते हैं और फिर वो डंक मारते हैं, काटते हैं, तो वहाँ से फिर मलेरिया बीमारी फैलती है। तो इस वजह से आपका हाँ यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रूट्स ऑफ अ बनियान ट्री। इनमें से कौन सा एक ऐसी विशेषता है, कौन सी एक ऐसा फीचर है जो बनियान ट्री का नहीं है। बनियान ट्री इनमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं करता है, काम नहीं करता है। देयर रूट्स स्टोर द फूड, ऑप्शन ए में ये कहा जा रहा है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि दे आर अंडरग्राउंड रूट्स, और सी में रूट्स हैंग डाउन फ्रॉम द ट्री ब्रांचेस, या फिर डी में रूट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू ट्रीज लाइक पिलर्स। तो क्या है इसका सही, तो आप गौर करेंगे बनियान ट्री, बरगद का पेड़ जो होता है उसको बोलते हैं अंग्रेजी में बनियान ट्री। रूट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू ट्रीज लाइक पिलर्स, तो बिल्कुल ये सही है आपका है। तो यहाँ पे आपको नॉट पूछा गया तो नॉट आपको निकालना, तो ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये आपका डी नहीं होगा, क्योंकि ये पिलर की तरह काम करते हैं। उसके जो ब्रांचेज होते हैं, उसके ब्रांचेज जो होते हैं वो ज़मीन में आके सड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं वो पिलर की तरह काम करते हैं, पेड़ को मजबूती देते हैं। सी में आपका रूट्स हैंग डाउन फ्रॉम द ट्री ब्रांचेस, तो उसके जो जड़ें होते हैं वो भी लटकते हैं और उसको कहीं ना कहीं पेड़ को मजबूती देते हैं। दे आर अंडरग्राउंड रूट्स, ये ज़मीन के अंदर उसके रूट्स होते हैं, जड़ें होते हैं, ज़मीन के अंदर तक जाती हैं, तो ये भी सही है। देयर रूट्स स्टोर द फूड, तो ये फूड स्टोर नहीं करता है, ठीक है, क्या है, ये फूड स्टोर नहीं करता है, ये कहीं ना कहीं एक तरह पिलर का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है, तो ये फूड का स्टोरिंग प्लेस नहीं होता है। तो इस वजह से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नहीं पूछा था तो यही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये सीरीज़ जो चलेगी आपके 50 क्वेश्चन से, प्लीज़ आप सभी लोग बिल्कुल देख के जाइएगा। मैं पूरे ईवीएस का जितना भी टॉपिक सब टॉपिक है उन सभी को कवर करने की कोशिश किया हूँ। 50 क्वेश्चन में सबको पक्के हैं। जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है वो ज़रूर देखेंगे, जिनका हो गया तो उनको तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। पोएम्स एंड स्टोरीज आर इफेक्टिव इन ट्रांजेक्टिंग द थीम ऑफ एवीएस, दिस इज़ बिकॉज पोएम एंड स्टोरीज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पोएम जो होती हैं या स्टोरीज जो होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, ईवीएस के थीम को ट्रांजेक्ट करते हैं, ईवीएस के थीम को बच्चों को पढ़ाते हैं। ईवीएस का जो मकसद है वो बच्चों को हम अच्छे तरीके से पढ़ा पाते हैं, पोएम के ज़रिया, स्टोरी के ज़रिया पढ़ा पाते हैं। दिस इज़ बिकॉज पोएम एंड स्टोरीज, क्योंकि पोएम और स्टोरी क्या करते हैं, बच्चों के अंदर कौन सा डेवलपमेंट, कौन सा विकास करते हैं। कैन प्रोवाइड द कॉन्टेक्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, कैन नर्चर क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक सेंस, कैन बी रिच डिपिक्शन ऑफ द चाइल्ड्स एनवायरनमेंट, कैन एक्सप्लेन वेरियस कॉन्सेप्ट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे पहले हम इसके राइट आंसर को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो बी आपका है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कैन नर्चर क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक सेंस, एस्थेटिक किसे कहते हैं, एक तरह का मोरल डेवलपमेंट, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि स्टोरी जो होती हैं उसमें कोई महान व्यक्ति हो उसके बारे में हम बताते हैं, तो वहाँ से कहीं ना कहीं मोरल डेवलपमेंट बच्चे के अंदर आता है। नर्चर क्रिएटिविटी भी आती है कि मतलब हाँ ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, तो ये चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलपमेंट होती हैं। तो इस वजह से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ए की नहीं होगा, कैन प्रोवाइड द कॉन्टेक्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, ये भी ठीक है, लर्निंग एनवायरनमेंट तो देता है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। विच वन ऑफ देम इज़ बेस्ट, आपको सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है सीटेट में, तभी जाके आपके मार्क्स मिल पाते हैं। और सी क्यों नहीं हो, कैन बी रिच डिपिक्शन ऑफ द चाइल्ड्स एनवायरनमेंट, तो ये भी एक हद तक सही है, लेकिन बेस्ट जो आपको करना है वही आपके लिए बेटर होता है। तो बेस्ट चूज़ करना होता है तो बेस्ट आपका सी ही यहाँ पे है। इस वजह से आपका ऑप्शन बी है, इस वजह से आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वाइल मेकिंग ग्रुप्स फॉर एन एक्टिविटी एन ईवीएस टीचर शुड, अगर आप एक्टिविटी के लिए एक ग्रुप बना रहे हैं तो एक ईवीएस टीचर होने के नाते आपको क्या करना चाहिए। मेक 2 ग्रुप ओनली इज़ विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब मान लीजिए 1000 बच्चे हैं तो 500-500 बच्चों का 2 ग्रुप बना दिया जाए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। बी में कहा मेक ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, मतलब बहुत अच्छा अगर बच्चे हैं तो उनको एकदम अलग अलग कर दिया जाए, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको मतलब नीचे वाले में कर दिया जाए। और सी में कहा जा रहा है इंश्योर सेपरेट ग्रुप्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। डी में कहा जा रहा है इंश्योर कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बिल्कुल ये एक तरह का जेंडर बायसनेस की यहाँ कोई बात ही नहीं है, इक्विटी और इक्वलिटी की बात चल रही है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल आपको सही है कि बिल्कुल सभी का जो पार्टिसिपेशन है इंश्योर कर ले जाएगा, सारे बच्चे की वहाँ पे पार्टिसिपेशन हो, शमूलियत हो,
दो ग्रुप बना के आप कैसे कर पाइएगा, पॉसिबल नहीं है कि दो ही ग्रुप बनाए, ओनली तो आपका कभी सही होता ही नहीं है, ठीक है। और मार्क्स के अकॉर्डिंग, यानी बच्चा अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उनका ग्रुप अलग बना दीजिए, वीक बच्चे हैं उनका अलग बना दीजिए, कैसे डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से आपका ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये 13 14 दोनों सेम हो गया, ठीक है, इट्स ओके। तो इसका भी वही आंसर है, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट, और ये हमारा हो जाएगा आज का 15, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। कम्युनिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स इन EVS एट प्राइमरी लेवल बिकॉज। कम्युनिटी जो है EVS लेवल पे, प्राइमरी लेवल पर बच्चों को जो EVS पढ़ाया जाता है उसमें कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। क्यों? इट इज़ एन ईजीली अवेलेबल रिसोर्स, मतलब कम्युनिटी हर जगह आसानी से मिल जाती है, इस वजह से ये यूज़फुल है। या फिर बी में कहा जा रहा है इट इज़ अ वेरी इनएक्सपेंसिव रिसोर्स, ये बहुत ही सस्ता रिसोर्स है, संसाधन है, इसको लेने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। इट कंप्राइज वाइज एंड एल्डरली पीपल, इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़हीन और मतलब बड़े लोग मिल जाते हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। या डी में कहा जा रहा है, और डी में कहा जा रहा है इट प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग। कम्युनिटी से क्या होता है, बच्चों को एक रियल सेटिंग लर्निंग इन्वायरमेंट मिलता है, कि मतलब उनको जिस माहौल में, जिस इन्वायरमेंट में वो परिस्थिति में रह के अपने जीवन गुजारते हैं, उनको बिल्कुल वो माहौल मिल जाता है। इस वजह से ये कम्युनिटी जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो बिल्कुल ये सही है, उनको रियल लाइफ से जोड़ के सीखने का मौका मिलता है, तो बिल्कुल ये आपका इस वजह से सही हो जाएगा। तो ये कुछ 15 क्वेश्चंस रहें, और वीडियो बहुत लंबा नहीं करूँगा, और कोशिश मैं करूँगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊँ। ये फर्स्ट पार्ट आपका होगा अभी, तो इंटरेस्टेड हैं तो अपडेट रहे, और कमेंट ज़रूर करें कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए, ताकि मैं फिर बनाऊं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाएं, इसका रीडेबल PDF आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसका पढ़ सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। टेक केयर, गुड बाय।